हेल्प फॉर यू एक एनपीओ है। हेल्प फॉर यू को किसी भी शासकीय या निजी संस्था से कोई अनुदान नहीं मिलता, जिसमें हम स्वयं के साधनों से स्वयं के खर्च पे उसको संचालित करते हैं। आज के समय में स्वास्थ्य सबसे बड़ा जो एक महंगा सेगमेंट है। उदाहरण के लिए जैसे आयुष्मान कार्ड है, तो लोगों के पास आयुष्मान कार्ड तो है, पर उनको ये नहीं पता कि कूल्हे का रिप्लेसमेंट कराना है तो किस अस्पताल में जाना है। योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते क्योंकि उनमें जागरूकता का अभाव होता है। या मुझे लगभग ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मदद से ठीक हुआ मरीज ना मिले। प्रयास ये रहता है कि कभी दिग्भ्रमित ना हो, कभी अहंकार ना आए, क्योंकि देश में रह के हम जहाँ पढ़े हैं, जहाँ बड़े हैं, तो ये एक तरह का एक ऋण होता है। हम तो ये समझते हैं कि वो ऋण उतारने का एक छोटा सा आंशिक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जिनके पास समय नहीं होता, वो सुबह से मजदूरी पे निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, उनकी तो जिंदगी कमाई और रोजी रोटी की उधेड़-बुन में निकल जाती है। तो अगर हमें कोई जानकारी है, हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो वो हमको करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जब पत्रकारिता केवल खबरों तक सीमित नहीं रहती, जब शब्द संवेदना बन जाते हैं और कलम एक जिम्मेदारी, जब कोई व्यक्ति केवल सच दिखाने के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों का हाथ थामने के लिए खड़ा हो जाए, तो वो एक पत्रकार नहीं, वो एक उम्मीद बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति जानकारी के अभाव में इलाज से वंचित रह जाए, जब आपको सिस्टम समझ ना आए, तब ऐसे कर्मवीर सामने आते हैं जो आपको पूरे इलाज की जानकारी और सरकार से मिलने वाली मदद के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं और आपकी मदद करते हैं। आज के हमारे मेहमान श्री पुरुषोत्तम पारवानी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जानना चाहेंगे अपने विषय में, आप कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को। देखिए, मेरा जन्म शुजालपुर में हुआ है जी, और कर्म क्षेत्र भी यही है, और लगभग दिमाग में भी यही रहता है कि शुजालपुर के लिए जब जो भी करने का अवसर मिले, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, तो प्रयास ये रहता है कि शुजालपुर और आसपास के लोगों के लिए कुछ न कुछ अलग अलग फील्ड में, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या और भी कोई सेवा का क्षेत्र हो, तो उसके माध्यम से काम करने का प्रयास रहता है। सर, आपकी एक संस्था है हेल्प फॉर यू, ये क्या है और ये कैसे काम करती है? हेल्प फॉर यू एक एनपीओ है। एनपीओ मीन्स नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओ नहीं है। हम हेल्प फॉर यू को किसी भी शासकीय या निजी संस्था से कोई अनुदान नहीं मिलता। हम किसी से अनुदान नहीं लेते हैं। मतलब स्ववित्तीय स्वपोषित संस्था है, जिसमें हम स्वयं के साधनों से स्वयं के खर्च पे उसको संचालित करते हैं। हेल्प फॉर यू का बेस ये है कि मूल रूप से जो स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं, लगभग हर घर में कोई ना कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग है जो दवाई ले रहा है या डॉक्टर का परामर्श ले रहा है, या किसी न किसी रूप में उसको किसी रोग ने घेर रखा है। और अभी आज के समय में स्वास्थ्य सबसे बड़ा जो एक महंगा सेगमेंट है। तो ऐसी स्थिति में कई लोग होते हैं जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा पाते। तो उन लोगों को सही डायरेक्शन में समय पर इलाज दिलाना, सरकारी योजनाओं से उनको मदद करना। जहाँ सरकारी योजनाएं सीमित हो जाती हैं, वहाँ समाज के सहयोग से, परिवार के सहयोग से, या अपने संपर्कों के सहयोग से जो भी उनको इलाज में लाभ हो सकता है, वो करने का हम प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आयुष्मान कार्ड है, तो लोगों के पास आयुष्मान कार्ड तो है, पर उनको ये नहीं पता कि कूल्हे का रिप्लेसमेंट कराना है तो किस अस्पताल में जाना है। कार्डियक, उसको यदि कोई प्रॉब्लम हुई है, हार्ट अटैक आया तो उसको कहाँ जाना है। अब और स्वास्थ्यगत समस्याओं में मूल समस्या ये आती है कि जब व्यक्ति बीमार होता है, तो चाहे वो खुद डॉक्टर क्यों ना हो, वो विवेक शून्य हो जाता है। सही बात। मतलब किसी डॉक्टर के परिवार में भी अचानक कोई विपत्ति आ जाए, तो वो भी उस समय तत्काल निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता कि वो कहाँ जाए। तो ऐसे समय में मरीज को और उसके जो गार्जियन है, उनको प्रॉपर सही गाइडेंस देना, और जब तक उसका इलाज पूरा ना हो तब तक उसके संपर्क में रहना, ताकि उसके साथ कोई लूट खसोट ना हो, उसका समय खराब ना हो, उसका इलाज समय से हो जाए, और उसके पास जो दस्तावेज हैं या जिन योजनाओं का वो पात्र है, उसका लाभ उसको समय से मिल सके। ये लाइजनिंग करने का काम हम निःशुल्क रूप से करते हैं। सर, आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं? टीम तो विशेष रूप से है कि जितने मरीज इससे लाभान्वित हुए, सबसे बड़ी टीम वही है। अच्छा। क्योंकि माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से वो खुद ही, जब उनके संपर्क में उनके जैसे ही लोग आते हैं, तो वो उन लोगों को हमारे संपर्क में लाते हैं, उनकी मदद वो भी करते हैं। अच्छा। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी उनको भी याद रहती है कि क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या करना है,
किस तरह की उनको भी अवेयरनेस रखना है। और दूसरा, हेल्प फॉर यू में रजिस्टर्ड रूप से हमने कोई बॉडी नहीं बनाई कि कौन अध्यक्ष है या कौन उपाध्यक्ष है। जितने सहयोगी हैं वो सब इसके सदस्य, मैं भी सदस्य हूँ। तो हम प्रयास करते हैं कि नए से नए लोग इसमें जुड़ें और जिस भी रूप में, चाहे वो समय पे किसी को खून दे पाएं, चाहे वो समय पर किसी को डॉक्टर के पास ले जा पाएं, या समय पर किसी सही डॉक्टर का सजेशन दे पाएं, दस्तावेजों की यदि उनकी कोई कमी है उसमें कोई मदद कर पाएं, तो वो कुल मिलाकर के एक सदस्य के रूप में समाज सेवा के क्षेत्र में हेल्प फॉर यू के माध्यम से काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत सर कब से हुई है, कितने वर्षों इसकी शुरुआत मैंने वर्ष 2010 और 12 के बीच में की थी। मेरे पिताजी की डेथ के बाद मुझे ऐसा लगा था कि सरकारी योजनाओं की जो मेन बेसिक कमी है वो है लोगों में जानकारी का अभाव। लोग जो पात्र हैं या जो एलिजिबल है सरकारी योजना के लिए उसके बाद भी वो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि उनमें जागरूकता का अभाव होता है या उनमें कहें कि योजना की पूरी जानकारी का अभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति लाभ नहीं ले पाता। तो मुझे भी ऐसा आभास हुआ था कि आगे जाके जब भी ईश्वर कभी योग बनाएगा तो ऐसे लोगों को हम मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, किस तरह से मुसीबत में जो सरकारी योजना जिसके लिए वो पात्र हैं उसका लाभ वो कैसे लें। तो मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने तय किया था कि मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा, और ईश्वर ने मुझे संयोग से अवसर भी दिया और लगातार धीरे धीरे वो फिर क्रम लगातार बढ़ता चला गया, और अभी तक लगभग हम 2000 मरीज ऐसे हैं जिनका समय पे उपचार कराने में या उनको मदद करने में हम सहभागी बने हैं। सर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जनरली जो अफोर्डेबल भी नहीं होती है पर आप उनकी मदद करते हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम छोटे बच्चों से शुरुआत करें तो भारत सरकार का देश के सभी राज्यों में एक कार्यक्रम चलता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में RBS के बोलते हैं। इस योजना में 0 से 18 वर्ष तक का कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आय वर्ग का हो, जरूरी नहीं कि उसके पास BPL ही होना चाहिए या वो गरीब ही होना चाहिए, किसी भी वर्ग का हो, भारत में जन्मा व्यक्ति है 0 से 18 साल का है, और उसको यदि कोई जन्मजात बीमारी है, मतलब उसको जन्म से दिल में कोई छेद है, वाल्व खराब है, होंठ कटे फटे हैं, या तालू उसका टूटा हुआ है, या उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े क्लब फुट करके एक बीमारी होती है, या कोई भी ऐसी बीमारी जो जन्मजात होती है, थैलेसीमिया है, तो ऐसी बीमारियों में भारत सरकार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे का पूरा इलाज कराने का खर्च उठाती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि भारत सरकार ने केवल सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज नहीं, देश के नामी बड़े निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया हुआ है। अच्छा। तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। उदाहरण के लिए किसी मान लीजिए कोई सक्षम परिवार है, मिडिल क्लास है, उसके परिवार में किसी बच्चे को दिल में छेद है, उसको पता चलता है कि मेरे बच्चे को कार्डियक प्रॉब्लम है, तो तुरंत जो है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले जाएगा और तत्काल इलाज करा लेगा। ऐसी स्थिति में होता क्या, अस्पताल भी उनको नहीं बताते कि आप इस योजना में क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि होता क्या, सरकारी योजना का पैसा अस्पताल को 2 महीने 3 महीने या एक निर्धारित पीरियड के बाद मिलेगा, और वो उसकी राशि तय है कि गवर्नमेंट से उसने अनुबंध किया हुआ है कि आपको कार्डियक सर्जरी करना है तो सपोज दैट 2,20,000 या 1,80,000 इसमें ही करना है। अब चूंकि आप जब जाएंगे तो आप कैश पेमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो समय सर ऐसा होता है कि विवेक वाकई में काम करना बंद कर देता है। आदमी की व्यवस्था हो ना हो, सब कुछ बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है कि मुझे अपने बच्चे के जीवन को बचाना है। बिल्कुल। तो उस समय वो हर संभव प्रयास, वो कैसे पैसा वापस आएगा उसके विषय में सोचता ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसी हम मेन जो सेगमेंट है वो यही है कि सरकार की जो योजना है वो आम व्यक्ति को पूरी जानकारी के साथ उनको हम समय पे उसका लाभ दिला सके। लाभ दिलाने में हम कोई जुगाड़ का रास्ता नहीं है, लेकिन केवल जो प्रोसेस है, जो एक आम व्यक्ति तो संकट में होता है, उसके परिवार का सदस्य बीमार है, ICU में है या हॉस्पिटलाइज्ड है, अब ऐसे समय में आप उससे अपेक्षा करें कि वो दस्तावेजों की पूर्ति करेगा तो वो उसके लिए बड़ा कठिन होता है। वो तो अपने आप को थोड़ा सा पजल्ड या होपलेस समझने लगता है, वो सरकारी सिस्टम को दोष देने लगता है कि इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है। तो उस स्थिति में हम उसके गार्जियन बन के वहां खड़े होते हैं और उसके दस्तावेजों की जो पूर्ति कराने में जो भी मदद होती है वो करने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया। सर सबसे महंगा इलाज आपने कब और कैसे करवाया अभी तक के इसमें? देखिए महंगा इलाज, अब थैलेसीमिया मेजर एक बीमारी होती है जिसमें जन्म से ही बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता। ऐसी स्थिति में हर 15 से 20 दिन में थैलेसीमिया मेजर जो रोगी होते हैं उनको खून चढ़ाना पड़ता है, बाहरी खून चढ़ता है,
बाहरी खून जब चढ़ता है तो उस बच्चे के शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और आयरन को डिस्चार्ज करने के लिए भी उनको महंगी दवाइयाँ लगती है। ये वंशानुगत बीमारी है। इस बीमारी का एकमात्र इलाज जो अभी तक है वो है बोन मेरो ट्रांसप्लांट। उसमें जो मरीज होता है उसका सगा संबंधी, उसका भाई बहन माता या पिता या कोई अदर डोनर जी। जिसका HLA यदि उससे मैच होता है तो वो मरीज को अपना बोन मेरो डोनेट करता है, फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता तो ये परिवार के अलावा भी लोग उसको डोनेट कर सकते हैं? जिस तरह से हम खून देते हैं जी। जैसे बी पॉजिटिव यदि हमारा है और हम बी पॉजिटिव पेशेंट के लिए दे रहे हैं जी। या उससे मिलते जुलते सेगमेंट के लिए दे रहे हैं, तो उसी तरह से बोन मेरो भी एक डोनर रजिस्ट्रेशन होता है, डाटरी करके संस्था है, वहाँ यदि हम कराते हैं और हमारा बोन मेरो यदि वो वैश्विक रूप से ग्लोबल लेवल पे उसका रजिस्ट्रेशन होता है हमारा। अच्छा। और यदि उसमें हालांकि उसमें चांस बहुत कम होता है क्योंकि ये जेनेटिक एक तरह से सेगमेंट है कि HLA आपका मैच हो। 1 या 2% चांस ही होता है कि आपका बोन मेरो किसी इस विश्व में किसी भी मरीज से, हालांकि मिलते हैं तो वो दे पाते हैं। और बोन मेरो ट्रांसप्लांट का जो मिनिमम खर्च है वो करीब 25 लाख रुपए है। इतना खर्च मिनिमम होता ही है। 25 लाख से फिर मरीज की स्थिति और उसको जो यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक भी चले जाते हैं और उसके बाद भी मरीज बचेगा नहीं या नहीं बचेगा ये पक्का नहीं होता। तो इस तरह के बोन मेरो ट्रांसप्लांट के कई प्रकरण हैं जो हमने कराए। तो मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो हम अब तक करने में लोगों के लिए सहभागी बने हैं। और खुशी की बात यह है कि उनमें से कई मरीज तो ऐसे थे कि उनके पास जब इलाज कराने गए तो न तो ट्रेन से जाने का पैसा था, इलाज और डॉक्टर की फीस कंसल्टेशन और वो तो अपनी जगह है, वो तो था ही नहीं, पर उनके पास ट्रेन से जाने का पैसा भी नहीं था, बिछाने के लिए उनके पास चटाई भी नहीं थी। ऐसे मरीज भी हैं। तो ऐसे मरीजों को भी सहयोग का अवसर मिला और 100% 100% उनका जो पूरा इलाज का खर्च था वो हम समाज की मदद से, सरकार की मदद से, और इस सेवा कार्य में कई लोग ऐसे भी हैं जो नाम नहीं बताते और वो सहभागी बन जाते, तो ऐसे लोगों की मदद से हम उनका इलाज कराने में सफल हो पाए। और खुशी की बात यह है कि अब तक लगभग 27 बोन मेरो ट्रांसप्लांट हमने पिछले 3 साल में लोगों को मदद करके कराए। अच्छा। उसमें से केवल 1 बच्चा कोलैप्स हुआ, बाकी 26 जीवित है। तो क्या ऐसा मतलब सबसे बड़ी कठिनाई कभी आपके सामने आई कि मरीज के इलाज के दौरान आपको जो सामना करना पड़ा? देखिए, कठिनाई तो चाहे ये स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को ये लगता है कि वो मैंने किया या मेरे और भी सहभागी है, लेकिन जब गलत होता है तो उस समय आप सबके लिए टारगेट पे होते हैं। ऐसा अमूमन मानव स्वभाव है। जब आपके घर में भी बच्चे के हाथ से चाय डुल जाएगी तो आपको गुस्सा आता है, तो फिर ये तो जीवन और मरण का प्रश्न होता है। बहुत बड़ा। तो कई बार ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मेरे साथ तो ये सुखद संयोग रहा कि वो चूंकि मरीज और उसके परिवार खुद भी देखते हैं कि संस्था के लोग यहाँ किस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं, तो वो कभी ऐसा विकट संयोग तो नहीं आया कि प्रतिकूलता आई हो। लेकिन हाँ, जब कोई मरीज एक्सपायर होता है तो दुख हमें भी होता है। आप पर भी आरोप लगाने की कोशिश हुई है कभी कि हाँ ये यदि? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, परमार्थ का कोई भी काम हो जी, एक्चुअल में ये परमार्थ का काम केवल आपको सुकून देता है। या मान लीजिए जैसे मेरे मन में फीलिंग है कि मैं अपने पिताजी को नहीं बचा पाया, तो कम से कम आज हम समाज के कई लोगों की मदद कर पा रहे हैं तो कर रहे हैं। लेकिन दूसरे लोग जो प्रोफेशनली हैं, हर चीज में प्रोफेशनलिज्म रखते हैं, उनकी नजर में यही रहता है कि कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, क्यों समय देते हैं, क्यों फोन करते हैं, क्यों इतना लड़ते हैं, तो वो तो रहता ही है। पर इन चीजों से मतलब एक समय के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन यदि उस काम से है तो फिर कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि आपसे जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं वो और उसके जैसे हजारों लोग जिनके बीच में जाके वो अपने किस्से सुनाते हैं, तो वहां फिर ये सब चीजें गौण हो जाती है कि आपके बारे में कितनी लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि हमारी संस्था के जो भी सदस्य हैं, चाहे मैं व्यक्तिगत हूं या और भी जो अन्य लोग हैं, हमने हमेशा कभी भी किसी मरीज से मतलब उसके घर का पानी भी नहीं पिया होगा, ठीक होने के पहले भी, ठीक होने के बाद भी। सैकड़ों हजारों मरीज हैं जो हमेशा बोलते हैं कि आप आइए, घर आइए, खाना खाइए, तो हम हमेशा किसी न किसी बहाने से उसको वो भी सिर्फ इसलिए कि मतलब हम स्वाभिमान से, जिस तरह से आपने प्रश्न किया, कहीं भी किसी भी मंच पे ये कह सके, कोई आक्षेप ना लग सके कि हमने कभी किसी मरीज से कोई लाभ नहीं लिया। सर, सरकारों को देखा जाए तो बदलती रहती है, नेता बदलते रहते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं इन लोगों का सहयोग लेने के लिए कि कभी आप
आपके सामने सरकार कांग्रेस की रही होगी, कई भाजपा की रही होगी, बिल्कुल। पर ये शुजालपुर की मिट्टी को मैं प्रणाम करूंगा कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि रहे, चाहे वो जसवंत सिंह हाड़ा रहे हो, चाहे इंदर सिंह परमार हो, चाहे कुणाल चौधरी हो, चाहे महेंद्र जोशी हो, चूंकि उन्होंने भी सेवा कार्य के भाव को समझा है, तो कभी भी मुझे किसी भी जगह से न सुनने को नहीं मिला। अच्छा। उसका कारण ये भी होता है कि हम उनको पूरी वस्तुस्थिति बता दें कि ये मरीज है, यहाँ का रहने वाला है और ये विकट परिस्थिति है, और तात्कालिक रूप से ये सहयोग चाहिए। मतलब एक किस्सा मैं बताना चाहूँगा 2010 के आसपास का। उस समय तो मेरी मतलब बहुत शेषव काल था इस सेवा कार्य का। दिल्ली में एक मरीज के लिए हम गए थे, जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल है दिल्ली का। वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन हुआ करते थे, जिनकी अब तो डेथ हो गई। और उस डॉक्टर का ये जलवा था कि पूरे देश भर के लोग उनसे जब इलाज कराने आते थे तो वहाँ एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनी हुई थी। लोग 6-6 महीने वहाँ रहकर वेटिंग करते थे कि मेरा नंबर आएगा और मैं सर से इलाज कराऊंगा। उस परिस्थिति में हम जिस मरीज को लेके गए थे उसके पास केवल 72 घंटे का समय था। अच्छा। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा था कि यदि 72 घंटे में इस मरीज की सर्जरी हो गई तो संभावना है कि ये बच सकेगा। तो अब इस समय में महेंद्र जोशी जी से संपर्क किया, और कुछ अधिकारी थे जो उस समय दिल्ली में शुजालपुर में पहले रहे और दिल्ली में पदस्थ थे, तो उन्होंने तत्काल हमारी मदद की। उस केस की गंभीरता को देखते हुए 72 घंटे में ही उस महिला का ऑपरेशन हुआ और वो महिला आज तक जीवित है। तो ये एक मैं बताना चाहूँगा। तो फिर इसके बाद चाहे जसवंत सिंह हाड़ा जी रहे हों, वो भी कई बार मरीजों के लिए मतलब शासकीय राशि स्वीकृत कराना या समय पे मदद दिलाना तो अलग है, साथ में दिल्ली तक गए। इंदर सिंह जी परमार हो, उन्होंने वर्ष 2015 में मूक बधिर बच्चे जो होते हैं जन्म से, जो गूंगे बहरे होते हैं, अच्छा। उनका एक कॉकलियर इम्प्लांट करके सर्जरी होती है। मध्य प्रदेश सरकार बाल श्रवण योजना के नाम से एक योजना चलाती है। उसकी उम्र की बाध्यता है कि 5 वर्ष तक का बच्चा ही उसमें इलाज करा पाता है। क्योंकि मालवा क्षेत्र है तो यहाँ 3 साल 3.5 साल तक जैसे बच्चा नहीं बोलता है तो लोग कहीं देवस्थान पे जाना या इधर उधर जाना, तो उसमें वो 5 साल का पीरियड उसको निकल जाता है। तो उस समय एक पेशेंट मेरे पास जब संपर्क में आया तो हमने फिर इस जो विसंगति थी योजना की, इंदर सिंह जी परमार उसमें कालापीपल के विधायक थे, उनको बताया तो उन्होंने समझा और उन्होंने गंभीरता से सीएम के सामने जाके उस प्रश्न को रखा। मेडिकल एक्सपर्ट के ओपिनियन वो लेके गए, तो ये प्रभाव हुआ कि उस समय सरकार ने नियम बदला। अच्छा। उस योजना का जो आयु वर्ग का जो 5 वर्ष तक की बाध्यता थी कि उसको बढ़ा के 5 से 7 वर्ष किया, और उस समय सैकड़ों बच्चे उस एक सिंगल आदेश से, हमारा जो पेशेंट था उसका तो इलाज हुआ ही, सैकड़ों मध्य प्रदेश के बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट सरकार ने कराया। और संयोग भी है कि आज वो जो चितौड़ा का बच्चा है, वो मेरा क्लासमेट ही रहे, निर्मल राजपूत उनका बेटा है प्रवीण, वो आइडियल है आज भी। उसको आज भी यदि आप कोई मिलने जाता है तो वो आभास नहीं होता कि ये जीवन मतलब पूर्व में मूक बधिर था। आज वो सामान्य बच्चों के स्कूल में पढ़ता है, अच्छे से बातचीत करता है। और इस तरह के बच्चे अब जो ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं, परिवार वाले डरते हैं, तो हम उनको उनके घर भेजते हैं कि आप जाओ उस बच्चे को देख के आओ कि वो किस तरह से ठीक हुआ है। तो कई बार इसी तरह कुणाल चौधरी जी भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी कभी ये नहीं पूछा कि ये भाजपा का है कि ये कांग्रेस का है, या मैं कालापीपल का विधायक हूँ, या आप मैं क्यों करूँ, तो कभी नहीं, भाजपा हो या कांग्रेस हो। मतलब इस काम में मैं मतलब प्रशंसा करना चाहूँगा जनप्रतिनिधियों की कि उन्होंने हमेशा सहयोग किया। बहुत। हाँ सर, कभी ऐसा हुआ है कि किसी मरीज को आपने खोया हो, उस टाइम पे आपको कैसा लगा? जी बिल्कुल। एक उज्जैन का एक पेशेंट था, अभी 2 साल पहले ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसका हुआ था बेंगलोर में। आप जिले के बाहर भी? पूरे भारत का कोई भी मैं बताना चाहूँगा कि सरकारी योजनाएं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, देश के हर नागरिक के लिए बनाती है। अलग अलग राज्यों में उसका सेगमेंट थोड़ा सा अलग हो सकता है, उसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन जो पेपर फॉर्मेलिटी है वो लगभग सेम होती है। तो देश के बाहर से भी कई बार मुझे फ़ोन आता है, पूछते हैं, तो हम जो भी प्रॉपर गाइडेंस उनको मोबाइल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या अपने संपर्कों के माध्यम से होता है वो उनको दे पाते हैं। तो उज्जैन का एक बच्चा था जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था बेंगलोर में, और संयोग से उसकी काफ़ी उसने संघर्ष किया, उसकी डेथ हो गई। तो उस समय मुझे काफ़ी इरिटेशन लगा था, क्योंकि उस बच्चे को लेके सबकी काफ़ी उम्मीदें थी। और हालांकि सुखद संयोग है कि उसके बाद उस परिवार में अभी फिर से एक बेबी हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक आंशिक कमी उसकी पूरी होगी। लेकिन तकलीफ होती है क्योंकि उस परिवार ने लगभग 60 से 65 लाख रुपए खर्च किए, पेशेंट भी चला गया।
और वहाँ जो हमारे प्रयास थे वहाँ मतलब सीमित रह गए और हम उसको बचा नहीं पाए। इसी तरह से कई और भी घटनाक्रम, कार्डियक पेशेंट जो होते हैं बच्चे, मतलब एक दिन से लेके तो 18 वर्ष तक के बच्चे जिनका कार्डियक सर्जरी होती है, तो कई बार हमने 5 दिन का बच्चा है उसकी भी, 5 दिन का बच्चा कितना छोटा होता है, उसकी कार्डियक सर्जरी होना, तो ऐसे बच्चों की भी जटिल सर्जरी मुंबई में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में हुई है। लेकिन उनमें से सुखद संयोग है कि अभी तक कोई नहीं गया। हाँ, उज्जैन का ये जो पेशेंट गया था उसको लेके काफ़ी दुख होता है कि वो भी ईश्वर की दया से बच पाता तो सुखद होता। सर, कोई फ्री में काम क्यों करेगा? आपके साथ आपकी टीम रहती है, सब लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं कि ये सभी लोग अपना एक समय निकाल करके इसमें देते हैं, तो ये कैसे होता है? देखिए, मैं फ्री में काम नहीं करता, मैं ये भी बोल रहा हूँ जी। लेकिन लोग जो है ना, वैल्यू या उसका मूल्य वो केवल यदि धन में तोलें, पैसों में तोलें या संपन्नता में तोलें, तो वो हो सकता है उनकी सोच सीमित हो। मुझे इससे मतलब जो कमाई मिलती है वो मेरी आत्मिक शांति है, मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, या मुझे जो उन लोगों की ब्लेसिंग मिलती है अच्छी, तो उसके कारण मैं अपना जो दूसरा कार्य क्षेत्र है वहाँ कम समय देके, कम मेहनत करके ज्यादा सफलता पा पाता हूँ, ये मुझे लगता है, और ये मेरी असली कमाई है। पत्रकारिता कैसे सहभागी बनती है आपको इस काम के लिए? बिल्कुल, पत्रकारिता निश्चित रूप से सहभागी बनती है, क्योंकि मैं एक बड़े समाचार संस्थान में और टेलीविज़न संस्थान में मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला है। तो देश के लगभग लगभग हर शहर में कोई ना कोई प्रतिनिधि, चाहे इस संस्थान का हो या चाहे किसी अन्य बड़े संस्थान का हो, तो संपर्क में आ जाता है जब हम प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो अहमदाबाद में है, और हुआ भी ऐसा कि अहमदाबाद में पेशेंट भर्ती है और तत्काल ब्लड की ज़रूरत है, और ब्लड भी लाइव डोनर का चाहिए और बड़ी मात्रा में चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे समाचार संस्थान से जुड़े जो साथी हैं उनको हम बताते हैं, तो वो लोग निश्चित रूप से स्थानीय तौर पर, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं, इस तरह के लोग काम करने वाले उनके संपर्क में होते हो, तो वो पूरी मदद करते हैं, और मरीजों को हमारे जो पत्रकारिता के या जो अन्य सामाजिक संबंध हैं उनके माध्यम से पूरा समय पर लाभ मिल पाता है। आप सर पत्रकारिता फील्ड में कब से हैं? मैं वर्ष 2001 से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। पहले मैं साप्ताहिक अखबार शुजालपुर समाचार और मालव प्रवाह में स्तंभ लेखक था, वीकली अखबार था वो। उसके बाद मैंने अक्षर विश्व करके एक अखबार आता था, 2016 तक उसमें रहा। 2004 में मैं दैनिक भास्कर में अल्प समय के लिए रहा, और उसके बाद 2007 में मैंने स्विच करके राज एक्सप्रेस में भी काम किया, और उसके बाद से अभी मैं बीते वर्ष 2016 जून से दैनिक भास्कर समाचार संस्थान में कार्यरत हूँ। सर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, सामाजिक संस्थाएं, ये सभी मदद करती हैं, इस बीच में आपका क्या रोल रहता है सर? देखिए, अलग अलग बीमारियां जो हैं उनके इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल सब जगह से सूचीबद्ध है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से जो सहायता मिलती है वो अधिकतम 3 लाख रुपए की मिलती है। तो वो 3 लाख रुपए की सहायता ऐसा नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति विशेष को मिलती है। लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हम तो पार्षद से ठीक से समय पे नहीं मिल पाएंगे, तो ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय कैसे मिलेगी। लोगों को बड़ा अचंभा होता है, जबकि सबसे आसान प्रक्रिया है प्रधानमंत्री कार्यालय से मदद लेने की। विदिन 7 days to 10 days में आपको, 7 से 10 दिन में आपको मदद मिल पाती है। बस केवल उसकी प्रक्रिया एक निर्धारित प्रारूप है। कोई भी व्यक्ति गूगल पे सर्च करके प्रधानमंत्री सहायता कोष से सहायता प्राप्त करने का आवेदन ये लिखे, तो उसको हिंदी में, इंग्लिश में उसका आवेदन प्रारूप PDF में मिल जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सहायता कोष से किन बीमारियों में, किन अस्पतालों में मदद मिलती है, ये आप लिखेंगे। एफिलेटेड हॉस्पिटल कौन कौन से है वो भी आपको गूगल पे ही आपको मिल जाएंगे। वैसे हम तो बताते ही हैं, पर दूसरा ये कि आप जिस अस्पताल में जा रहे हैं वहाँ भी पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के यहाँ से सहायता आती है, तो वो भी आपको गाइड करेंगे। हम प्रॉपर ये करते हैं कि प्रधानमंत्री सहायता कोष से जो सहायता प्राप्त करने का आवेदन का प्रारूप है, या उसमें क्या क्या इनक्लोजर, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, वो उनको बताते हैं। वो होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि बीमारी के समय में व्यक्ति इतना विवेक शून्य हो जाता है कि वो प्रॉपर हर चीज समय पे नहीं कर पाता। उसने आवेदन भर दिया, दस्तावेज लगा दिए, लेकिन दस्तखत करना ही भूल गया। हाँ। तो सरकारी पैसा है, वो
जामुन का पेड़ तो है नहीं कि आप मतलब एक जो प्रक्रिया होती सही है, बात। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो हॉस्पिटल का एस्टीमेट है वो जीरोक्स कॉपी में नहीं लगेगा, ओरिजिनल लगेगा। ओरिजिनल लगेगा। तो वो कुल मिला के हम उनको उसमें एक क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लगने हैं हम वो सब। केवल एक चेकलिस्ट हमने बना के रखी। कोई भी जैसे फोन आता है कि हमको प्रधानमंत्री कार्यालय से हमको बोन मेरो ट्रांसप्लांट, कैंसर में या रीनल ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो बीमारियां उसमें कवर है, इसमें हमको मदद चाहिए और हमको तत्काल मदद कैसे मिलेगी, तो हम उनको सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो आवेदन का प्रारूप है वो उनको पीडीएफ भेज देते हैं। चेकलिस्ट की आप आवेदन वहाँ भेजने से पहले क्या क्या आपको चेक करना है वो उनको हम भेज देते हैं। तो उससे उनको उसमें जो कमी है या गलती की संभावना है वो नहीं रहती। दूसरा, एक माननीय सांसद जी का उसमें एक अनुशंसा पत्र लगता है अच्छा, प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए कि भाई ये संबंधित व्यक्ति मेरे संसदीय क्षेत्र का रहने वाला है और उसको इस गंभीर बीमारी की परिस्थिति में मदद का आग्रह है। तो मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के जो सांसद है महेंद्र सिंह सोलंकी जी, इसके पहले जो मनोहर ऊंटवाल जी थे, उन्होंने भी कभी बीमारी को राजनीतिक सीमाओं में नहीं बांधा। अच्छा। बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, यदि उनको लगता था कि ये पेशेंट मेरी चिट्ठी से इसको मदद मिलेगी तो वो आज भी तत्काल विदिन डे वो आपको पत्र उपलब्ध कराते हैं। और जब आप पत्र और दस्तावेज प्रधानमंत्री कार्यालय में फिजिकल जाके आप जब जमा करते हैं, डाक से क्या होता है कि वो पत्र जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत बड़ा है, समय लगता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप उस कक्ष तक पहुंचने में ही उसको महीना भर लग जाता है। लेकिन जब आप वहाँ फिजिकल उसको वहाँ दे के आते हैं आवक जावक में, तो 7 से 10 दिन में, मतलब शुजालपुर के और आसपास के मरीजों को तो हर 7 दिन 10 दिन में जब मदद मिलती है तो बड़े बड़े अस्पताल भी अचंभित होते हैं कि शुजालपुर के या शाहजहाँपुर जिले के मरीजों को कैसे मिल जाती है। क्या वहाँ कोई ऐसा नहीं कि हमारा कोई वहाँ परिचित है तो उसको फाइल को जल्दी बढ़ा देता है। प्रक्रिया है, केवल प्रक्रिया। तो उस प्रक्रिया को जब आप, चूंकि हमने उस एरर को पकड़ा कि हम डाक से भेजते हैं तो 2 महीने 3 महीने लग रहे हैं और फिजिकल दे के आ रहे हैं तो 7 दिन लग रहे हैं, तो अब हम पेशेंट्स के जो दस्तावेज हैं जो जा पाता है तो उसी को हम आग्रह करते हैं कि आप वहां जाके दे आएं, और यदि वो नहीं भी जा पाता है तो हमारी संस्था का कोई भी सदस्य, हम प्रयास करते हैं कि वो दिल्ली जाए और फिजिकल वहां जमा करके और उसकी प्राप्ति लेके आए ताकि उसको समय पे उपचार मिल सके। दूसरा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो सहायता मिलती है उसमें जो माननीय विधायक होते हैं उस क्षेत्र के, उनकी अनुशंसा लगती है। अच्छा। उसका भी एक प्रारूप मुख्यमंत्री सहायता के लिए आवेदन का प्रारूप भी फिक्स है, हॉस्पिटल से एस्टीमेट का प्रारूप भी फिक्स है। उसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो हम बताने का समय पे प्रयास करते हैं कि व्यक्ति जो है अपना आवेदन समय पे तैयार करके मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेज सके। कई बीमारियां ऐसी होती है कि अब मुख्यमंत्री जी के यहाँ से अधिकतम सीमा है 2 लाख रुपए। अच्छा। नियम शिथिल करके उन्होंने कई बार हमारे मरीजों को 10 लाख रुपए भी दिए हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री कार्यालय से अधिकतम सीमा है 3 लाख रुपए, और प्रधानमंत्री कार्यालय से जो मदद मिलती है वो कैंसर की बीमारी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, शरीर का कोई भी अंग जब प्रत्यारोपित होता है, लीवर ट्रांसप्लांट हो या किडनी ट्रांसप्लांट हो, हार्ट का ट्रांसप्लांट है, इस तरह की बड़ी जो गंभीर बीमारी होती है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से मदद मिलती है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जीवन काल में एक बार ही मदद मिलेगी, पूरे लाइफ टाइम में आप कभी भी पर्टिकुलर मरीज को या उसके पूरे परिवार को नहीं, पर्टिकुलर मरीज को। और मुख्यमंत्री कार्यालय से वित्तीय वर्ष में एक बार, यानी वर्ष भर में एक बार आप, मतलब आप चाहें तो दूसरे वर्ष में भी दोबारा ले सकते हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार ने तो हजारों मरीजों का इलाज कराया है इसमें। और जब सरकारी योजनाओं का पैसा भी कम पड़ता है, 50 लाख 60 लाख रुपए किसी गरीब मरीज के लिए इलाज के लिए चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से 3 लाख रुपए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से 2 लाख रुपए। तो ऐसी स्थिति में आगे कई फाउंडेशन है, इन्फोसिस फाउंडेशन है, जो आप संबंधित उनसे CSR से जब पैसा मांगते हैं इनक्लोजर भेज के, तो वो भी मदद करते हैं। नारायणा जो हॉस्पिटल है बेंगलोर का, उनके पास भी अपना खुद का CSR है, वो भी 5 लाख रुपए तक की मदद करते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति, SC और ST के जो लोग हैं, उनकी विशेष रूप से मदद के लिए भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, उसके अधीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन सरकार ने स्थापित किया है। वहां से भी 3 से 5 लाख रुपए तक की मदद अतिरिक्त रूप से SC और ST के जो हमारे भाई बहन जो मरीज होते हैं उनके इलाज के लिए मिलते हैं। इसके बाद जो जिले का कलेक्टर होते हैं, हर जिले में पूरे देश में रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से एक समिति है, उसका जो कलेक्टर होते हैं वो उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अच्छा। तो रेड क्रॉस से भी शाहजहाँपुर जिला तो गौरवान्वित है कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट के हर मरीज को अब तक 2 लाख रुपए रेड क्रॉस से दिए जाते रहे। अच्छा।
तो अधिकारियों ने रेड क्रॉस की चूंकि जो राशि है वो भी ऐसे ही जरूरतमंद मरीजों के लिए ही होती है, तो उसका सदुपयोग किया है और पूरे देश में जहाँ भी कोई मरीज है तो अपने जिले के कलेक्टर को रेड क्रॉस के नाम से आवेदन दे के अपनी परिस्थिति बता के वहाँ से भी मदद ले सकता है। ये भी जब बंद हो जाता है तो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ हम उस पेशेंट की स्थिति और सारी चीज़ें डाल के और डोनेशन के लिए जब हम अपील करते हैं तो लोग मदद करते हैं। सर, एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो सांसद जी के पास या उस समय पे अपने विधायक के पास या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी के पास वो करे, तो वो आपसे संपर्क करते हैं, तो वो संपर्क कैसे करे सर यदि आपको? देखिए, हमारी जो संस्था है हेल्प फॉर यू, उसका एक हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है 9425034250, 94-250-34-250। इस पे आप कॉल करके, हम दावा नहीं करते कि हम सबकी मदद कर पाएंगे। सबकी मतलब कि कुछ परिस्थितियां होती कि वो मरीज की जो बीमारी है वो शासकीय पैरामीटर में है या नहीं, या वो जहाँ इलाज करा रहा है वो शासन की सूची में है या नहीं। इस तरह के यदि पैरामीटर फिट होते हैं तो फिर हम प्रयास ये करते हैं कि वो मरीज कोई भी हो, हम उसकी जो भी मदद तत्काल कर पाएं वो हम प्रॉपर उसको करने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी मरीज या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, कई बार अभी आपने छोटी छोटी चीजें आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड बना हुआ है लेकिन पति के नाम में राम सिंह की जगह रामलाल लिख गया, तो वो आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है। या आपका स्पेलिंग एरर यदि आयुष्मान कार्ड में और आधार कार्ड में है, वहाँ आयुष्मान नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस आयुष्मान कार्ड को समय पर करेक्ट कराना, तो उसके लिए भी हम लोग लगातार अधिकारियों के संपर्क में बने रह के उस मरीज के जो है संदर्भ को लेके और वो कराने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह की भी यदि किसी को कोई परिस्थिति आती है तो वो बिल्कुल निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। सर, मरीज का इलाज हो गया, ठीक हो गए, क्या वो आपको बाद में याद रखते हैं या भूल जाते हैं? कभी मिलने आते हैं आपसे? देखिए, 99% मरीज तो ऐसे होते हैं कि वो सड़क पे भी देख लेते हैं तो वो बिल्कुल मतलब इस तरह से मिलते हैं जैसे उनका कोई परिवार का सदस्य, और वास्तव में हमारी कमाई भी वही है कि मतलब हमको खूब अच्छा लगता है कि जब वो एक बीमारी के समय में वो जो चेहरा उदासी भरा या तनाव वाला लेके व्यक्ति जो आता है या रोते हुए बात करता है, और उस ठीक होने के बाद जब वो बड़ा प्रफुल्लित तरीके से मिलता है या अपने परिवार के कार्यक्रमों में छोटे से छोटी सुख दुख में हमको आमंत्रित करता है, बुलाने का प्रयास करता है, तो वो हमको लगता है कि नहीं, ये सेवा कार्य मतलब निष्फल नहीं है। समाज मतलब भारत में और सनातन के तो संस्कार ही हैं कि व्यक्ति अऋणी नहीं होता है। हम नहीं कहते कि हमने कोई किसी पे कृतज्ञता की है या एहसान किया है, हमने इसी भारत में जो भी पढ़ा है, लिखा है, शिक्षा प्राप्त की है, तो वो हमारा एक सामाजिक दायित्व भी है कि हम अपनी शिक्षा से आपके पास जो भी जानकारियां हैं उससे लोगों को लाभान्वित करो, और हर व्यक्ति को करना भी चाहिए। सर, सरकार से पॉलिसी में कोई बदलाव करना चाहेंगे कि आप सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे कि कुछ पॉलिसीज में यदि बदलाव हो जाए तो और बेहतर लोगों को सुविधा मिलेगी? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, यदि इनमें भारत आत्मनिर्भर हो जाए या इसके जो एरर हैं, जो विसंगतियां हैं वो दूर हो जाए, तो इस देश का हर नागरिक, मतलब मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत का एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेशन ना हो। हर घर में आपको मरीज मिलेगा, हर घर में आपको पढ़ने वाला बच्चा मिलेगा। तो अभी हम जैसे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि दवाइयों के मूल्य को लेके इस देश में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो उनको नियंत्रित कर सके। आपके घर में या जो मरीज है, कई इंजेक्शन और कई दवाइयां ऐसी है कि जिन पे MRP लिखी हुई है 15,000 रुपए। यदि आपको इंजेक्शन वो लेना है तो उस पर MRP लिखी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 15,000 रुपए, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत 700 रुपए है। इतना बड़ा गैप है। DPC और ड्रग प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करके भारत सरकार ने बनाया हुआ है, लेकिन दवाइयों को क्या है, भारत सरकार ने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल दवाइयों में भारत सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी बनाई है, जैसे BP की गोली है, शुगर की गोली है, जो दवाइयाँ मैक्सिमम यूज होती हैं। इस तरह की करीब बिलो देन 1,000 से कम ऐसी दवाइयाँ हैं जो उन्होंने DPCO यानी ड्रग प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन उसके मूल्य पर नियंत्रण रखता है। उनका जो मूल्य लागत मूल्य से 124% से ज्यादा का नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट उन 1,000 के करीब दवाओं पर निगरानी कर रही है, लेकिन इसके अलावा करीब 25,000 दवाइयों और इंजेक्शंस के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मुझे 3 रुपए की टेबलेट पे कितनी जीरो पीछे लगाना है मैं लगा रहा हूँ,
भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत का हर नागरिक, हर मरीज मतलब इस शोषण का शिकार हो रहा है और ये सबको दिख रहा है। मैं तो अपील करना चाहूंगा इस देश के सभी माननीय सांसदों से, विधायकों से कि इस पॉलिसी एरर को वो दूर कराएं, क्योंकि स्वास्थ्य, आप आयुष्मान योजना में 5 लाख नहीं 50 लाख रुपए का इलाज फ्री कर दीजिए। दवाइयों की कीमत जब आपने निर्धारित नहीं की है, आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सहायता जारी होती है, यदि कैंसर में आपको कीमो लग रहा है तो जिस अस्पताल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने सहायता दी है, कई किस्से हैं ऐसे कि वहां आप कीमो लगवा रहे हैं, तो जब आपको मेडिक्लेम से लगवा रहे हैं या मुख्यमंत्री जी की सहायता से लगवा रहे हैं तो वो कीमो 35,000 रुपए में लग रहा है एक डोज, और जब आप अपने पॉकेट से लगवा रहे हैं तो 17,000 में लग रहा है, और आप बाजार से खरीदने जा रहे हैं तो पता चल रहा है तो 6,000 का ही है। बहुत बड़ा गैप। तो ये एक मतलब ये हम इसका मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप लाभ न कमाएं, लेकिन लाभ की आड़ में मरीजों को अगर आप तो ये गला काट रहे हैं, तो स्वास्थ्य के जो ये क्षेत्र है इसमें आप अस्पताल कोई सेवा दे रहा है, उसका मान लीजिए उसका आईसीयू काफी मॉडिफाइड है तो 5,000 की जगह 10,000 ले ले, हमको कोई आपत्ति नहीं है, उसकी सर्विस होगी वैसी। लेकिन दवाइयों में तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। जो ब्रांडेड दवाई है, जो भोपाल में अस्पताल में हम ले रहे हैं तो 15,000 की मिल रही है, वही उसी बेच, उस सेम ड्रग, सेम कंपनी, सेम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अस्पताल, और उस पर लिखा हुआ भी, हमारे पास विद जीएसटी बिल है मेरे पास जिसमें लिखा हुआ है कि ये 972 रुपए में आपको इंजेक्शन हम दे रहे हैं, जबकि इस पे एमआरपी 14,000 रुपए। तो इस एरर के लिए देश के नेताओं को और समाज को आगे आना चाहिए। ये एरर अगर दूर होता है तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य जो है, बीमारी का जो इलाज कराना है, वो हर व्यक्ति खुद भी करा सकता है। कई बार सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर जिस डॉक्टर ने या जिस हॉस्पिटल ने जो दवाई लिखी है, सेम कंपोजिशन की जो दवाई कहीं और से आदमी लेकर के आता है तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है। ये देखिए, हम ये नहीं कहते कि सेम कंपोजिशन की दवाई हर जगह आप एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि ये डॉक्टर का भी विवेक होता है कि वो अपने मरीज, डॉक्टर बिल्कुल जायज़ है कि अपने मरीज को ठीक करना ही चाहेगा। तो दवाइयाँ सेम कंपोजिशन की, यदि हम, भारत सरकार ने भी आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले हुए हैं, यदि आपको दवाइयाँ लेना भी हैं तो फिर आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ले, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं है। भारत सरकार ने वहाँ पैरामीटर फिक्स किए हुए हैं कि वहाँ कौन सी दवाई बिकेगी, क्या बिकेगी, और जेनरिक दवाई और जो ब्रांडेड दवाई होती है उसका साल्ट एक ही होता है। अच्छा, वो इसको हम शुद्ध भाषा में या व्यवहारिक भाषा में समझें तो मान लीजिए कि कोको कोला या आप जो फ्रूटी पी रहे हैं, फ्रूटी सेम ड्रिंक है, यदि आपको फ्रूटी के पैक में पैक करके दे दिया तो वो 10 रुपए की है, और मैंने केवल वही फ्रूटी आपको गिलास में दे दी तो वो 2 रुपए की है। साल्ट वही है, केवल उसका एक जो ब्रांडिंग है या उसको जब पैकिंग करने के जो पैरामीटर्स है, मतलब जो कुछ चीजें ओवरऑल जो जेनरिक हैं उससे स्मार्ट हो सकती हैं उस प्रोडक्ट में, लेकिन जेनरिक खराब है ऐसा नहीं है। तो दवाइयाँ जो है, अब यदि आपको दूसरे साल्ट की लेना भी है तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है उससे लीजिए, या अपने चिकित्सक से जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे आप वेरीफाई करा के आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से मरीज खुद भी अपनी व्यथा, अपनी जेब का की एक्चुअल स्थिति डॉक्टर को बता करके बोल सकता है कि मैं इसी में यदि जेनरिक दवाई ले लूं तो खुद से कोई वो तो नहीं, तो डॉक्टर खुद सजेस्ट मेरे ख्याल से बिल्कुल यदि आप अपने जो भी चिकित्सक है, देखिए भगवान के बाद यदि कोई दूसरा, यदि किसी को उपाधि देते तो डॉक्टर को देते, और प्रणाम करता हूं मैं उन सभी चिकित्सकों को। हर जगह गंदगी हो सकता है, एक या दो लोग कहीं हर फील्ड में देखा जाता है स्वार्थ में, लेकिन चाहे इवन हम पत्रकारिता की भी बात करें तो प्लस माइनस सब जगह है, उसका कोई बाकी सम्मानित चिकित्सक जितने भी हैं, यदि आप उनसे आग्रह करते हैं कि मैं एफोर्डेबल स्थिति में नहीं हूं और मुझे आप कोई ऐसा ब्रांड लिख दें जो मेरा स्वास्थ्य की पूर्ति भी कर दे और मुझे कम खर्चा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि डॉक्टर उस दूसरे ब्रांड की या उसी साल्ट से मिलती जुलती दवाई लिखते ही हैं, लेकिन कई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि उनके पास जो स्पेसिमेन या सैंपल की दवाई आती है वो मुफ्त में भी दे देते हैं। बिल्कुल करते। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर या मेडिकल फील्ड के प्रति केवल नकारात्मक बातें ही नहीं है। डॉक्टर नहीं होगा तो डॉक्टर भी इलाज करते हैं, बाकी तो ईश्वर का दूसरा स्वरूप माना जाता है। तो व्यक्ति यदि एफोर्डेबल नहीं भी है तो डॉक्टर और वकील से, मतलब एक कहावत है मालवा की, डॉक्टर और वकील से कभी कोई बात नहीं छुपाना चाहिए। तो यदि आपके पास कोई स्थिति ऐसी है तो वो बिल्कुल उनको बता के आपको शेयर करना चाहिए।
आपको लोग सर कैसे तलाशते हैं, कैसे आप तक पहुंचते हैं, जो जिन्होंने अभी तक इलाज कराया वो कैसे पहुंचते हैं आप? देखिए, मैंने 2010 में मेरा जो पहला प्रकरण जो मैंने आपको बताया था कि 10 और 12 के बीच में जो हम दिल्ली में लेके गए थे जीबी पंत हॉस्पिटल में, वो पहला प्रकरण था। और उसके बाद धीरे धीरे जब हमने काम करना शुरू किया, पहले सभी योजनाओं के जो आवेदन थे लगभग मैनुअल होते थे। पहले एक राज्य बीमारी सहायता योजना चलती थी, तो उसमें काफ़ी इनक्लोजर लगते थे, और शुजालपुर में तहसील से, एसडीएम से, कलेक्टर कार्यालय से, सीएम से, मतलब काफ़ी उसका लंबा प्रोसेस था। तो वो जब हम कराते थे तो तब से ही वो एक एक तरह से क्रम बनता गया। जैसे कोई एक मरीज लाभान्वित हुआ तो उसके आसपास के परिधि में उसको जब भी कोई ऐसा मरीज मिलता है तो वो अपने से कनेक्ट करता है कि आप परेशान मत होइए, यहाँ आपको सही रास्ता मिलेगा और कोई तो है जिसके पास आप सीधे जा करके। तो वो एक जो चेन सिस्टम टाइप वो बन गया। जैसे मान लीजिए कोई बिहार का मरीज हमारे संपर्क में आया और वो हम उसकी मदद कर पाए या उसको कोई लाभ हो पाया, तो फिर उसके आसपास के जितने भी मरीज हैं जब वो कनेक्टिविटी में जाता है तो वो वहाँ के मरीज वो संपर्क में आते हैं। लगभग मेरे ख्याल से ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहाँ के मरीज संपर्क में ना आए। अच्छा। तो शुजालपुर के आसपास तो ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ लाभान्वित मरीज ना हो। शुजालपुर के लिए आपका होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम दूर दूर के लोग भी यहाँ आकर के अपनी मैं बात तो करते चाहूंगा कि हमने पहले प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हुए, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, इन सबको हमने बकायदा प्रशिक्षण भी दिया है। अच्छा। कि जरूरी नहीं कि हमने ही ठेका लिया है ये सब करने का, या हम कोई मतलब अपना एकाधिकार है कि हम ही ये कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ये काम सब लोग करें, आप भी करें। हमारा काम केवल सिर्फ रास्ता बताना है। आज मान लीजिए जो संबंधित योजनाओं के आवेदन है वो मैंने आपको पीडीएफ भेज दिए, जो इनक्लोजर है वो आपको जानकारी दे दी। आपने जब एक बार उसको समझ लिया तो आप भी 10 लोगों की मदद कर सकते हैं। सर, कभी सरकार की तरफ से भी कोई प्रोत्साहन आपको दिया गया, कभी आपको कहीं बुलाया गया हो, कोई ऐसा अवार्ड कुछ दिया हो आपको? देखिए, अवार्ड के लिए तो मतलब हमने तो कभी अपेक्षा नहीं की, लेकिन हाँ, वर्ष 2016-17 में यहाँ तत्कालीन एसडीएम थे डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी, जो भी वर्तमान में राजगढ़ में कलेक्टर हैं। अच्छा। उनके साथ मिलके हम सौभाग्यशाली थे कि हमें जुड़ने का अवसर मिला। पूरे उस समय आयुष्मान कार्ड नहीं चलता था, तो उस समय इलाके के जितने भी दिव्यांग थे शुजालपुर और कालापीपल तहसील के, उनका डोर टू डोर सर्वे कराया था हमने कि कितने यहाँ डिसेबल पर्सन है। तो करीब 1280 ऐसे दिव्यांग भाई बहन चिन्हित किए गए। आप सर्वे में शामिल थे? हाँ, सर्वे में और उस चैरिटी में भी मैं शामिल था, जिसमें तो हमने उन 1280 दिव्यांग और उनके पूरे परिवार का, यदि अविवाहित है तो माता पिता का, और विवाहित है तो उनकी पत्नी बच्चों का, उनका मेडिक्लेम कराया था जी। एनुअल मेडिक्लेम था वो 4 लाख रुपए का। और एक दिन में हमने उन 1280 परिवार की 1257 या 1280 ऐसा कुछ आंकड़ा था, उन परिवारों के लिए 25 करोड़ 60 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसी ली गई थी। और उस 25 करोड़ 60 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसी को लेने के लिए भारत सरकार ने 90% अनुदान दिया था, और जो 10% राशि थी वो चैरिटी की गई थी। जैसे आपसे हमने 10 परिवार के लिए 3570 रुपये का सहयोग लिया, इस तरह से अलग अलग लोगों से। तो उस समय गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको, इस अचीवमेंट को दर्ज किया था, और उसमें हमारा भी सहयोग का उल्लेख था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने रहीम राज्य एक सम्मान होता है जो मानवता की सेवा के लिए, पीड़ित लोगों की सेवा के लिए मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो वो वर्ष 2016-17 का जो सम्मान था वो 2022 में मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिला था। हालांकि उस सम्मान में जो भी राशि मिली थी वो हमने सरकारी अस्पताल शुजालपुर में दी थी, और उसमें जितनी राशि मिली थी उतनी मिला के भी दी थी। अच्छा। क्योंकि वास्तव में वो सम्मान हमारा नहीं है, वो मरीजों की सेवा की, तो उसमें कैसा सम्मान, तो इस भाव से हमने वो राशि भी हमने अस्पताल में दे दी थी। इसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी के एजीएम मीटिंग भोपाल में महामहिम राज्यपाल द्वारा भी 3 बार लगातार संस्था को, रेड क्रॉस सोसाइटी को इस तरह से सम्मानित किया। पूर्व सीएम भी सर आपके ऑफिस आए थे? हाँ, वो शिवराज सिंह जी चौहान कार्यालय पे भी आए थे, और करीब 45 मिनट तक उन्होंने वहाँ समय दिया था, मरीजों से मिले थे। अच्छा। और काफ़ी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की थी कि सरकार की योजनाओं को जिस तरह से आम लोगों तक पहुँचाने का काम संस्था कर रही है, तो उन्होंने काफ़ी सराहा था, प्रोत्साहित किया था, और उनके कार्यकाल में बड़ी संख्या में मरीज जो है लाभान्वित हुए। सर, आपको हर दिन लोगों की मदद करने की ऊर्जा कहाँ से मिलती? देखिए, सबसे बड़ा सपोर्ट तो इसमें परिवार का रहता है, चाहे पत्नी बच्चे हो, माता हो, भाई हो, या ऑफिस के लोग हों। क्योंकि होता क्या है कि जब आप
काम में समय देते हैं तो आपके दूसरे काम प्रभावित तो होते हैं। प्रभावित होते हैं। लेकिन ऐसे समय में परिवार के लोग भी एडजस्ट करते हैं, ऑफिस के लोग हों या अपने यार दोस्त मित्र भी हैं वो भी काफ़ी सहयोग करते हैं। तो उनका भी एक तरह से जो समर्पण है जी या जो सहयोग है वो इसमें सहभागी होता है। और मुझे लगभग लगभग ऐसा कोई दिन नहीं जाता जी। जिस दिन मदद से ठीक हुआ मरीज न मिले। तो वो जब भी कोई एक दो मरीज रोज टकराते हैं, मिलते हैं, नमस्कार चमत्कार होती है, या नहीं मिलते तो फोन आ जाता है। जी जी तो वो उनसे जब बात करते हैं तो वो एक नई एनर्जी अपने को मिलती कि नहीं, अपने को लगे रहना है, अपने को करना है। आपके परिवार को भी कभी कभी लोग मिलते होंगे कि ये आपसे जुड़े हुए मतलब लोग जाते होंगे कि हाँ ये उनके बच्चे हैं या उनके बिल्कुल घर से है, तो एक उनको भी एक अच्छी अनुभूति बिल्कुल होती लगता है। होगी। मेरे मतलब कई दोस्त भी हैं, जैसे कहीं वो जाते हैं बाहर जी तो संपर्क निकलता है, बात निकलती है कि हम शुजालपुर के, तो वो कई बार किससे निकलते हैं कि वो लोग शुजालपुर में, आप उनको जानते हो क्या हम, तो वो इस तरह से ठीक है, अच्छा लगता है। पर लेकिन इस प्रशंसा से हम कभी मतलब प्रयास ये रहता है कि जी कभी दिग्भ्रमित ना हो, कभी अहंकार ना जी आए, जी जी क्योंकि हम वास्तव में जो कर रहे हैं जी वो इस समाज में, इस देश में रह के हम जहाँ पढ़े हैं, जहाँ बड़े हैं, तो ये एक तरह का एक ऋण होता है। हम तो ये सोच रहे हैं, हम तो ये बिल्कुल समझते हैं कि वो ऋण उतारने का एक छोटा सा जी आंशिक जी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और सभी को करना चाहिए, जरूरी नहीं कि इसी फील्ड में। जी यदि आप शिक्षित हैं, आपके आसपास दो चार अशिक्षित बच्चे रहते हैं या उनको ट्यूशन की जरूरत है, और आपको अपना थोड़ा सा समय निकाल के उनकी मदद कर पाए, यदि आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और किसी को आप उस फील्ड का गाइडेंस दे पाए, तो ये छोटे छोटे सहयोग हैं जो व्यक्ति सहयोग है। को कहीं ना कहीं आगे ले जाते हैं। समाज तो का उत्थान। सभी को इस तरह की सोच रख के और एक दूसरे के लिए सहयोग करना चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तो ही आप किसी की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा जो धन है वो समय है। समय है। और आपके पास जो उपयोगी जानकारियां हैं, यदि आप अच्छा वो शेयर करने से भी बढ़ती हैं। यदि आपके पास कोई ज्ञान है, कोई जानकारी है और आप उसको बांट रहे हैं, तो आपको चार चीजें और नई सीखने को भी मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को ये करना चाहिए, तब उन्हें भी सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। और जब उनसे कोई व्यक्ति लाभान्वित होगा जी तो ठीक है, शॉर्ट टाइम में तो नहीं होगा, लेकिन जब एक बड़ा एक क्रम बनेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हमसे कितने लोग लाभान्वित हुए। आपने कई लोग देश में देखे होंगे कि फ्री कोचिंग पढ़ाते हैं और उनके जो बच्चे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो पहले दिन या पहले साल में तो आईएएस आईपीएस ना सही बन बात, गए होंगे, समय लगता है। लेकिन समय लगता है। तो उनका जब पौधा आज बोया है जी तो वृक्ष जब आए बनेगा, फल देगा, तो उसमें समय तो लगता है। तो ये तो एक तरह की साधना है। और मेरी तो अपील है कि इस देश में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे जी वो रोजगार वाले हों चाहे बेरोजगार हों, जी कम से कम सरकारी योजनाओं को जो लोग समझते हैं, जी वो अपने आसपास के लोग, हमारे कई निर्धन भाई हैं, ऐसे अशिक्षित भाई हैं जी जिनके पास समय नहीं होता, समय वो नहीं। सुबह से मजदूरी पे निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, उनकी तो जिंदगी कमाई और जी जी रोजी रोटी की उधेड़-बुन में निकल जाती है। तो अगर हमें कोई जानकारी है, हम उनकी मदद कर सकते हैं, जी तो वो हमको करना चाहिए। कई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो आज हम मोबाइल पे ही, आज आपको आधार अपडेट करना है तो आप खुद अपने मोबाइल पे कर नहीं सकते से हैं, कर सकते। लेकिन वो गरीब आदमी आधार के सेंटर हाँ तक उसकी। भटकता है, समय खराब करता है। ऐसे लोगों की भी यदि हम मदद कर पाए तो वो अपने आप में एक जो बड़ा। है सहभागिता होगी व्यक्ति की, कि वो समाज के किसी न किसी वर्ग की या व्यक्ति की मदद कर रहा है। सर, आपके जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है और आपको वो कैसे आगे बढ़ाता देखिए, जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत तो ये कि हम पथ भ्रमित ना हो, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको भटकाने के लिए 10 तरह के लालच भी आएंगे, 10 तरह के आरोप भी लगेंगे, या अलग अलग तरीके से प्रयास होते हैं कि आप उस अच्छे काम को करना छोड़ दें। है? जी तो मैं पहला तो यही अपना उद्देश्य रखता हूँ, सिद्धांत रखता हूँ कि हमको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे कोई आप पे कोई दाग लगा जी सके, जी या कम से कम आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मतलब रात को जब आप सोएं और अपने आप से पूछे कि आज मैंने कुछ गलत तो नहीं जी किया, जी तो आपके मन में जवाब आए कि नहीं, मैंने नहीं किया। तो वो सबसे बड़ा एक आपका एक प्रमाण होता है कि आप सही दिशा में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा संदेश जो आप हमारी ऑडियंस और समाज को देना चाहें? देखिए, मैं बस एक ही मेरी अपील है कि अ, ये देश हमें बहुत कुछ देता है। हम इसी धरती माता पे मलमूत्र भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम इस देश को क्या दे रहे हैं, हम इस समाज को क्या दे रहे हैं, ये यदि व्यक्ति दिन में एक बार भी सोचने लगेगा, तो अपने परिवार के पालन के साथ, अपने
जो आर्थिक आपका जो उपार्जन है उसके साथ आप इस समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। पर आपको रोज अपने आप से एक बार रिकॉल करना पड़ेगा कि आज मैंने इस समाज के लिए या देश के लिए क्या किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपको कर्मवीर पॉडकास्ट की तरफ से मैं बहुत भी बहुत धन्यवाद आपका आभारी हूँ कि कम से कम आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो सरकारी योजनाओं की जानकारी है उनसे 2 मरीज भी यदि लाभान्वित होते तो हमें सुखद लगेगा कि आपके साथ बिताया हुआ समय सार्थक रहा। धन्यवाद सर।